आज देश के मन में यह सवाल है कि क्या नोटबंदी के ऐतिहासिक कदम के बाद देश को काले धन से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। और इसका जवाब यह है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि नकली नोट और काला धन देश की अर्थव्यवस्था में अब कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन ये एक कारगर शुरुआत जरूर हो सकती है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि नकली नोट और काले धन का परमानेंट सॉल्यूशन, परमानेंट इलाज क्या है? इसका जवाब है कैशलेस ट्रांजैक्शन। इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से कैशलेस ट्रांजैक्शन करने की अपील की है। आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए कैशलेस ट्रांजैक्शन की जरूरत क्यों है। इसे समझाने के लिए मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं। भारत कैश पर यानी नकद पर आधारित अर्थव्यवस्था है। भारत में 97% 97% रिटेल ट्रांजैक्शंस कैश में होते हैं, नकद होते हैं। हालांकि अगर इस लेन देन की वैल्यू यानी कीमत की बात की जाए तो भारत में होने वाले कंज्यूमर ट्रांजैक्शंस की कीमत का 78% हिस्सा कैश होता है, जबकि 22% हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का है, जिसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट शामिल है। कैश में लेन देन का हिसाब रखना आसान नहीं होता और कई बार तो लोग टैक्स बचाने के लिए इसका कोई पक्का हिसाब रखते भी नहीं है और इसीलिए हमारे देश में बड़े स्तर पर टैक्स चोरी होती है। भारत की अर्थव्यवस्था में करीब 31 लाख करोड़ रुपए ऐसे हैं जिनका कोई हिसाब किताब नहीं। यह रकम अर्जेंटीना जैसे देश के पूरे जीडीपी के बराबर है। इस रकम में काले धन और बैंकिंग सिस्टम से बाहर होने वाले छोटे छोटे लेन देन भी शामिल हैं। जून 2016 की वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले एक वर्ष में सिर्फ 11% लोगों ने पेमेंट्स के लिए डेबिट कार्ड्स का इस्तेमाल किया। भारत के सिर्फ 6% व्यापारी ही इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स को स्वीकार करते हैं। जाहिर है यह तस्वीर हमें जल्द से जल्द बदलनी होगी। अगर भारत को सुपर पावर बनना है तो हमें दुनिया की सबसे बड़ी कैशलेस अर्थव्यवस्था बनने की तरफ कदम बढ़ाना होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि फिलहाल भारत में सिर्फ 3% लेन देन ही कैशलेस तरीके से होता है, जबकि दुनिया के कई बड़े विकसित देश ऐसे हैं जहां 90% से ज्यादा लेन देन कैशलेस सिस्टम के तहत किए जाते हैं, जिससे उनका टैक्स कलेक्शन बढ़ जाता है और इससे देश की सरकारों के पास विकास कार्यों पर खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा होता है और वहां के लोग सुखी रहते हैं। ऐसे देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर बेल्जियम है, जहां 93% से ज्यादा लेन देन ऑनलाइन तरीकों से किया जाता है। बेल्जियम में 3000 यूरो से ज्यादा के कैश का लेन देन करना कानूनन अपराध है। बेल्जियम की 86% जनसंख्या के पास डेबिट कार्ड्स हैं। दूसरे नंबर पर फ्रांस है, जहां 92% लेन देन कैशलेस होता है। फ्रांस के 69% लोगों के पास डेबिट कार्ड है, जबकि कनाडा में 90% लेन देन ऑनलाइन होता है। कैशलेस इकोनॉमी बनने की दिशा में स्वीडन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वीडन ऐसा पहला यूरोपीय देश है जिसने सबसे पहले 1661 में बैंक नोट्स जारी किए थे। स्वीडन में पिछले कई वर्षों में से बसों में कैश देकर टिकट नहीं खरीदा जा सकता। स्वीडन की 1600 बैंक ब्रांचेस में से करीब 900 अपने पास ना तो कैश रखती हैं और ना ही कैश डिपॉजिट्स लेती हैं। सोचिए, वहां बैंक अब इस स्थिति में आ गए हैं कि ना तो वो कैश रखते हैं और ना ही आपको कैश वापस देते हैं। स्वीडन के कई ग्रामीण इलाकों में भी अब एटीएम्स नहीं हैं। स्वीडन वर्ष 2030 तक 100% कैशलेस इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल वहां 90% ट्रांजैक्शंस कैशलेस होते हैं। भारत अगर चाहे तो इन इकोनॉमीज से कैशलेस होना सीख सकता है, लेकिन इसके लिए पारदर्शिता की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जहां पारदर्शिता होती है वहां काले धन को छुपने की जगह नहीं मिलती और हर जगह सच और ईमानदारी की रोशनी पहुंच जाती है। लेकिन यहां पर बड़ी बात और बड़ा सवाल यह है कि सच और ईमानदारी का रास्ता हमेशा कठिन होता है, और क्या आप इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं? इस सरकार के इस निर्णय के संबंध में बहुत कम आलोचना हो रही, लेकिन कुछ लोगों की आलोचना क्या है? आलोचना ये है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। मैं समझता हूं कि मुद्दा ये नहीं है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। ऐसे लोगों की पीड़ा इस बात की है कि सरकार ने किसी को
तैयारी करने का समय नहीं है। आपके मोबाइल फोन को आप अपना बटवा बना सकते हो। ये हिंदुस्तान है। ये देश के प्रधानमंत्री का देश की जनता को दिया वो मंत्र है जिसे अपनाकर आप राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। ये वो नया भारत है जिसे कैशलेस अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ाने का आह्वान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। एक भी रुपये का कैश नोट न हो तो भी आज का विज्ञान ऐसा है, टेक्नोलॉजी ऐसी है, अगर आपके पैसे बैंक में जमा पड़े हैं तो आप मोबाइल फोन से बाजार से खरीदी कर सकते हैं, मोबाइल फोन से पेमेंट दे सकते हैं, हाथ को रुपये को छुए बिना भी आपका पूरा कारोबार कर सकते हैं। कालाधन और नकली करेंसी का दीमक जब अर्थव्यवस्था को खाने लगता है तो सरकार को नोटबंदी जैसे कदम उठाने पड़ते हैं। लेकिन सवाल है कि इस समस्या को जड़ से कैसे खत्म किया जाए। इसी का जवाब है कैशलेस ट्रांजैक्शन। कैशलेस यानी आप जब भी कोई सामान या सर्विस ले और उसके लिए आपको कैश पेमेंट न करना पड़े। किसी को पैसे देने हो या किसी से लेने हो, बस मोबाइल में एक बटन दबाया और हो गया पेमेंट। नोट लेने देने और संभालने का झंझट ही खत्म। Now, e-wallets, debit cards, credit cards, digital transfers, this is the future technology in relation to currency. The government is encouraging it. आदत की बात है, एक बार आदत लग जाएगी तो फिर वो अपने सब चीज आसान हो जाएगा। दुकानदार को भी आदत लग जाएगी खरीदने का, सब्जी वाले को भी क्या कहते हैं कि अपने यहाँ रहेगा। तो अच्छी बात है कि आप मोबाइल टू मोबाइल भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने डेबिट या क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर ट्रांजैक्शन चार्ज भी खत्म कर दिया है। 31 दिसंबर तक आप बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के इन कार्ड से खरीदारी कर पाएंगे। क्या आपको पता है कि डेबिट या क्रेडिट कार्ड के अलावा भी आपके पास कैशलेस ट्रांजैक्शन के बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। ये अब किसी काम का रहा नहीं और इसका फिलहाल क्राइसिस चल रहा है। यानी वक्त आ चुका है कैशलेस जाने का और यहाँ शिफ्ट करने का। कैशलेस ट्रांजैक्शंस की जब हम बात करते हैं, डिजिटल क्रांति की जब हम बात करते हैं, तो हम क्या क्या ऑप्शंस की बात कर सकते हैं, कैसे कैसे आप कैशलेस जा सकते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड मेरे हाथ में है। फूड कोर्ट्स तक अब प्रीपेड कार्ड देने लगे हैं। यानी अगर आप किसी फूड कोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप प्रीपेड कार्ड वहाँ से लेकर इसमें फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्लास्टिक मनी है लेकिन ये एक तरह की प्रीपेड मनी है। आप क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आपका बैंक ये लिमिट तय करता है कि 1 महीने के अंदर आप पैसा चुका दें बैंक को, और उससे पहले अगर आपके अकाउंट में कम पैसे हैं तो भी आप क्रेडिट कार्ड के जरिए ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। कैशलेस ट्रांजैक्शंस में प्लास्टिक मनी के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऑप्शन आता है इंटरनेट बैंकिंग का। आप एक चेकबुक रिक्वेस्ट से लेकर, यानी आपको नई चेकबुक की ज़रूरत है, उससे लेकर फंड ट्रांसफ़र करने तक, अलग अलग तरह के बिल्स पे करने तक, अपने मोबाइल रिचार्ज तक, ट्रेन की टिकट बुक करने तक, आपको किसी दूसरे खाते में फंड ट्रांसफर करना है या फिर आपको अपने खाते में फंड रिसीव करना है तो उसके लिए भी आप अकाउंट एंड डिपॉजिट्स के ऑप्शंस होते हैं जिसमें जा सकते हैं, किसी दूसरे के खाते से फंड रिसीव कर सकते हैं। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिससे आप फॉलो करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये बेहद आसान काम है। देश को जरूरत है कैशलेस क्रांति की। डिजिटल पेमेंट से पैसों का लेन देन पारदर्शी रहता है, साथ ही नकली करेंसी और काले धन से मुक्ति मिलती है। इससे आपकी जिंदगी भी आसान होगी और आने वाला वक्त कैश का नहीं बल्कि कार्ड का होगा। पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। हमारे देश के लोग, आप सब आजकल बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनों से परेशान हैं। कोई बैंक की लाइन में लगा है तो कोई एटीएम की लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। हर तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि क्या भारत को भविष्य में ऐसी लाइनों से मुक्ति मिलेगी? हमने इस पर रिसर्च किया तो पता चला कि भारत में लंबी लंबी लाइनों का युग अब आने ही वाला है। यानी आपको इन लाइनों से मुक्ति नहीं मिलने वाली। और वो क्यों नहीं मिलेगी हम आपको बताते हैं। फिलहाल भारत की जनसंख्या
करीब 132 करोड़ है, जबकि चीन की जनसंख्या 137 करोड़ है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022 में ही भारत जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा और दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। हमारे पास जो आंकड़े इस वक्त हैं, उनके मुताबिक वर्ष 2060 तक भारत की जनसंख्या 174 करोड़ हो जाएगी, जबकि वर्ष 2060 तक चीन की जनसंख्या 1 अरब 27 करोड़ रह जाएगी। 2040 के बाद चीन की जनसंख्या घटनी शुरू हो जाएगी, लेकिन भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती रहेगी, रुकेगी नहीं। यानी खबर यह है कि हमारे देश में लंबी लंबी लाइनों का युग अब आने वाला है, क्योंकि भारत की जनसंख्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होने वाली है। जिस दिन ऐसा हो जाएगा, उस दिन भारत में हर संसाधन के लिए लोगों की लाइन और लंबी हो जाएगी। आज भी आप देखते होंगे हर चीज के लिए लाइन है, चाहे आप अस्पताल में जाइए, कॉलेज में जाइए, स्कूल में जाइए, आप एटीएम में जाइए, बैंक में जाइए, कहीं भी जाइए, लंबी लंबी लाइन है। आपके पास रिसोर्सेज कम है, स्रोत कम है और उनको लेने वाले लोग ज्यादा हैं। लेकिन स्थिति और बदतर होने वाली है, क्योंकि भारत की जनसंख्या रुक नहीं रही है। आपके मन में अक्सर यह सवाल आता होगा कि आपका देश सही दिशा में जा भी रहा है या नहीं, क्योंकि अक्सर जब आप अपने दोस्तों से ये बात करते होंगे, अपने परिवार में बात करते होंगे, तो कई बार चर्चा का विषय ये भी होता है कि क्या हमारा देश सही रास्ते पर जा रहा है। और बहुत बार ऐसा होता है कि देश के लोगों के मन में ये शंका रहती है, इस बात की आशंका होती है कि क्या देश गलत तरफ तो नहीं जा रहा है, लेकिन इसका जवाब आपको मिलता नहीं होगा। अब इस सवाल के आधार पर दुनिया भर में एक बहुत बड़ा सर्वे किया गया है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सर्वे पूरी दुनिया में किया गया है, बहुत सारे देशों के लोगों ने इसमें वो लोग शामिल हुए हैं। इंग्लैंड की एक बड़ी मार्केटिंग कंपनी इप्सोस मोरी ने एक सर्वे किया, जिसमें लोगों से यह पूछा गया कि क्या आपका देश सही दिशा में जा रहा है, और लोगों के जवाबों के आधार पर जो नतीजे सामने आए हैं वो आपको चौंका देंगे। इस सर्वे में सबसे ऊपर यानी पहले नंबर पर चीन है, जहां के 90% लोग मानते हैं कि उनका देश बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है, जिसके करीब 75% लोगों को लगता है कि उनका देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। और इस सूची में दुनिया भर में भारत का स्थान तीसरा है, यानी भारत तीसरे नंबर पर है। भारत के करीब 72% लोग ये मानते हैं कि उनका देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। ब्रिटेन, अमेरिका, स्वीडन, जर्मनी, इटली और स्पेन जैसे देश भी भारत से इस मामले में नीचे हैं। इस लिस्ट में सबसे नीचे फ्रांस है, जहां 90% लोगों को यह लगता है कि उनका देश सही दिशा में नहीं जा रहा है, उनका देश गलत दिशा में जा रहा है। यह बहुत बड़ा विरोधाभास है कि एक तरफ दुनिया के दो बड़े देश यानी भारत और चीन अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से परेशान हैं, लेकिन इन दोनों देशों में रहने वाले लोगों को यह भी लगता है कि उनका देश सही दिशा में जा रहा है। आपको हम यहां पर यह जरूर बता दें कि जो सर्वे हुआ है, भारत में भी जो सर्वे हुआ है, यह नोटबंदी के फैसले से पहले का सर्वे है। लेकिन खास बात इसमें जो नजर आ रही है वो ये है कि चीन और भारत जैसे देशों में लोग मानते हैं कि उनका देश सही दिशा में जा रहा है, और इस दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, विकसित देश हैं, वहां पर लोग ऐसा मान रहे हैं कि उन्हें ऐसी आशंका है कि उनका देश गलत दिशा की तरफ बढ़ रहा है। और आजकल शादियों का मौसम चल रहा है, आप सब जानते होंगे। आप लोगों ने बहुत सारी शादियां हो सकता है अटेंड करनी शुरू भी कर दी हों इस मौसम में। हो सकता है आपके घर में भी या आपके किसी रिश्तेदार या दोस्त के यहाँ शादी हो भी रही हो। शादी एक खुशी का मौका होता है, जिसमें पूरा परिवार, दोस्त और रिश्तेदार वर वधू के सुखी जीवन की कामना करते हैं। अगर आपके घर में किसी की शादी है तो हम वर वधू को सुखी वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं देना चाहते हैं, और इसी शुभकामना के साथ हम ये विश्लेषण आज आप सब के लिए शुरू कर रहे हैं। भारत में शादी का आयोजन किसी बड़े उत्सव की तरह होता है, जो कई दिनों तक चलता है। ज्यादातर शादियों में सैकड़ों की संख्या में मेहमान आते हैं। कई शादियों में तो जो बड़ी शादियां होती हैं, हजारों की संख्या में भी मेहमान आते हैं। बड़े पैमाने पर खाने पीने का इंतजाम किया जाता है, सजावट होती है, मेहमानों को रिटर्न गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं। कई जगह रिश्तेदारों को शगुन के लिफाफे और तोहफे दिए जाते हैं, कपड़े दिए जाते हैं। आपने गौर किया होगा, इनमें से ज्यादातर कामों के लिए कैश यानी नकद राशि का इस्तेमाल किया जाता है।
मध्य वर्गीय परिवारों में शादी में इस्तेमाल होने वाला ज्यादातर पैसा लड़की और लड़के के माता पिता की गाढ़ी कमाई का होता है। शादियों में लोग अपनी बचत या सेविंग्स का इस्तेमाल करते हैं, अपने एफडी तोड़वा लेते हैं, अपना पीएफ निकलवा लेते हैं। पैसे ना होने पर कई बार माता पिता को कर्जा भी लेना पड़ता है। जो पैसा आप शादी में खर्च करते हैं वो आप ही की अपनी गाढ़ी कमाई होती है, जिस पर आप सरकार को टैक्स भी दे चुके होते हैं। लेकिन यही पैसा जब शादी के कार्यक्रमों पर खर्च होता है तो सारा काम कैश में होने की वजह से इसका इस्तेमाल ब्लैक मनी की तरह होने लगता है। आपकी मेहनत का पैसा केटरर्स, बैंड वाले, मैरिज हॉल वाले, बैंक्वेट्स और डेकोरेशन का इंतजाम करने वालों की जेब में चला जाता है, अर्थव्यवस्था के ब्लैक होल में पहुंच जाता है, जिसे आप काला धन भी कहते हैं। आपने कभी इस बारे में सोचा नहीं होगा, लेकिन आप असल में काला धन पैदा करने में अपना एक रोल निभा रहे होते हैं उस वक्त। जो पैसा आप शादी ब्याह में खर्च करते हैं, इस पैसे का असल में कोई हिसाब किताब भी नहीं होता। इस पर कोई टैक्स नहीं दिया जाता। आपने तो टैक्स दे दिया अगर आपने अपनी गाढ़ी कमाई का इस्तेमाल किया है, लेकिन जो व्यक्ति आपसे पैसा ले रहा है शायद वो टैक्स ना देता हो। यानी ये पैसा देखते ही देखते ब्लैक मनी में बदल जाता है। शादी एक मंगल कार्य है और शादियों में काले धन के इस्तेमाल को शुभ नहीं माना जा सकता। और इसी भावना का सम्मान करते हुए सूरत के एक जोड़े ने अपनी शादी सिर्फ 500 रुपए में आयोजित कर ली। 500 रुपए में शादी करने वाले वर वधू के नाम हैं दक्षा और भरत। ये दोनों उन युवाओं के लिए एक मिसाल हैं जो अपनी शादी पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। सूरत के इस जोड़े ने अपनी शादी में आने वाले मेहमानों को सिर्फ चाय पिलाई और पानी पिलाया। इसके अलावा जिस सामुदायिक केंद्र में ये शादी हुई उसका किराया चुकाया गया। ये शादी उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो अपनी शादी में हजारों लाखों रुपए का खर्च कर देते हैं, कई बार उधार लेके भी खर्च करते हैं। और ये खर्चा सिर्फ समाज को प्रभावित करने के लिए होता है, लोगों को दिखाने के लिए होता है, लोगों के बीच अपनी शान बघारने के लिए किया जाता है। ये विडंबना है कि भारत के कुछ युवा नई सोच के तहत शादी का खर्च कम कर रहे हैं, तो कई राजनेता और अमीर लोग अपने बेटे बेटियों की शादियों में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा देते हैं। पिछले दिनों बेंगलोर में एक ऐसी ही शाही शादी का आयोजन हुआ था जिसमें कथित तौर पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सबसे बड़ा विरोधाभास ये है कि शादियों पर इतना शाही खर्च उस देश में हो रहा है जहां हर रात 20 करोड़ लोग भूखे पेट सोने पर मजबूर हैं, जिस देश को गरीब देश माना जाता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में शादियों का बाजार 3,40,000 करोड़ रुपए का है और यह बाजार हर साल 25 से 30% की रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। शादियों के दौरान बहुत ज्यादा मात्रा में कैश का यानी नकद पैसे का इस्तेमाल होता है। कैश का सबसे ज्यादा इस्तेमाल दहेज देने में होता है। काला धन और दहेज दोनों ऐसी सामाजिक बुराइयां हैं जिनसे हमें छुटकारा पाना ही होगा। भारत में हर साल 1 करोड़ 20 लाख शादियां होती हैं। हमने इन शादियों में होने वाले खर्च का औसत निकालने की आज कोशिश की है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2015 में भारत में 78% लेन देन कैश की शक्ल में हुआ था। हमने आपको पहले भी बताया कि भारत में शादी का बाजार 3,40,000 करोड़ रुपए है। ऐसे में अगर ये मान लिया जाए कि इसमें से 78% रकम कैश के रूप में है तो 1 करोड़ 20 लाख शादियों के जरिए करीब 2,65,000 करोड़ रुपए का लेन देन कैश में हुआ है, नकद हुआ है। ये ऐसी रकम है जिसका कोई हिसाब किताब किसी के पास नहीं है और इस पर कोई टैक्स भी नहीं दिया जाता। यानी आप इसे ब्लैक मनी भी कह सकते हैं। इस आंकड़े को अगर प्रत्येक शादी के हिसाब से निकाला जाए तो हर शादी पर औसतन 3 लाख रुपए का खर्च आता है और इसमें से 78% यानी 2,34,000 रुपए का लेन देन कैश में होता है। ये वो खर्च है जो खाने पीने, सजावट, बैंड, शादी के लिए हॉल इत्यादि पर खर्च किया जाता है। इसमें दहेज, तोहफे और शगुन शामिल नहीं है। जी मीडिया के अखबार डीएनए की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एक मध्य वर्गीय परिवार सब कुछ मिलाकर एक शादी पर औसतन 10 लाख रुपए खर्च करता है। एक अन्य आंकड़े के मुताबिक भारत में पूरे जीवन में कमाई गई संपत्ति का 20% विवाह के आयोजन पर खर्च होता है। यह आंकड़ा एक विवाह को आधार बनाकर निकाला गया है। सोचिए, जिनके घर में कई शादियां होती हैं उन्हें कितना पैसा खर्च करना पड़ता होगा। यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि कुछ शादियां बहुत कम पैसे में हो जाती हैं जबकि कुछ शादियों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। इसलिए हमने सिर्फ एक औसत निकालने की कोशिश की है।
ज्यादातर लोग जीवन में एक बार ही शादी करते हैं, एक ही बार विवाह करते हैं, इसलिए हर कोई चाहता है कि उसकी शादी यादगार रहे। लेकिन यहाँ ये ध्यान भी रखना जरूरी है कि काले धन का इस्तेमाल करते करते शादियां ऐसे सामाजिक महोत्सव में न बदल जाएं जहां नाच गाकर काला धन सफेद कर दिया जाता है। शादी अक्सर जीवन में एक बार ही होती है, इसलिए हर कोई इसे यादगार बनाना चाहता है। कोई शाही तरीके से शादी करके ऐसा करता है, कोई लजीज खाना परोसकर ऐसा करता है, कोई हजारों की संख्या में मेहमानों को बुलाकर ऐसा करता है। डांस, म्यूजिक, शगुन, परंपराओं और ढेर सारे आशीर्वाद को मिलाकर संपन्न होता है एक शुभ विवाह। लेकिन क्या सिर्फ ये चमक ही शुभ विवाह की पहचान है? क्या शादी के नाम पर लाखों करोड़ों का खर्च करने के बाद ही 7 वचन निभाए जा सकते हैं? अगर आपको लगता है हां, तो आपको सूरत में भरत और दक्षा की शादी में जरूर जाना चाहिए था। दक्षा और भरत ने नोटबंदी की परवाह किए बगैर शादी की और सिर्फ 500 रुपए में मेहमान नवाजी करते हुए मेहमानों को चाय और पानी पिलाया। 500,000 ની નોટ બંધ થઈ ગયેલી તો હવે કેવી રીતના કરવાનું આપણે લગ્ન? એટલે ચા પાણીથી જ પતાવવું પડે ને પછી। अच्छी तरह से सोचा कि हम जो भी फैसिलिटी से अच्छी तरह से शादी करने वाले थे वो नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हम शादी सिंपल रीत से हम शादी कर लेते। फिर हमने सोचा कि हम चाय और पानी में ही शादी कर देंगे और जो धूमधाम करनी थी, सब करना था, वो सब हमने छोड़ा क्योंकि अभी निर्णय ऐसा लिया है तो डेट भी फिक्स हो चुकी थी, सबको बुला लिया था, तो क्या कर सकते थे। हालांकि जिस सामुदायिक केंद्र में यह शादी हुई उसका किराया जरूर दिया गया, लेकिन इन दोनों ने यह साबित कर दिया कि शादी का बंधन निभाने के लिए मोटे खर्चे की नहीं बल्कि अच्छी सोच की जरूरत होती है। लेकिन भारत में शादियों के नाम पर हद से ज्यादा खर्च किया जाता है। गहने, दहेज, तोहफों, शगुन और खाने पीने पर पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। देखिए, हमारे इंडियन कल्चर में हम लोग हमेशा से काफ़ी शौकीन रहे हैं शादियों के लिए और कहा जाता है कि इंडियंस या तो मकान में इन्वेस्ट करता है और या फिर सेव करता है अपनी बेटी की शादी के लिए। तो वो एक पर्सनल एम्बिशन पालता है जिस दिन से उसकी बेटी पैदा होती है घर में कि उसे अपनी बेटी की शादी अच्छे से अच्छी करनी है। तो जिसकी जितनी हैसियत होती है, जितना जितना अफोर्ड कर सकता है, वो चाहे एक बग्गी में करे, चाहे बलून में करे, चाहे हेलीकॉप्टर में करे, वो करता है। भारत में एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक शादी पर 10 लाख रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। इनमें से ज्यादातर रकम का इस्तेमाल कैश की शक्ल में होता है, यानी वर वधु को आशीर्वाद तो मिल जाता है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को मिलता है काला धन। और ये काला धन देश की अर्थव्यवस्था को मंगलमय नहीं होने देता। रफ एस्टीमेट ये भी लगा लें कि एक एवरेज शादी इस देश में करीब 5 लाख रुपए खर्च होते होंगे। मैं बड़ी छोटी सब मिला के एक एवरेज लेके चल रहा हूँ। तो अगर आपके पास 1.25 करोड़ की शादी है और 5 लाख अगर आपका एवरेज खर्चा है, तो शादियों पे इस देश में कम से कम 6 लाख से लेकर 7 लाख करोड़ का हर साल खर्चा होता है। ये इतनी बड़ी इकोनॉमी है। भारत में शादी विवाह जैसे कार्यक्रम में खर्च अपनी मर्जी से कम और सामाजिक दबाव के तहत ज्यादा किया जाता है और नतीजा ये होता है कि हर माता पिता अपनी जिंदगी भर की पूंजी का 20% बेटे या बेटी के विवाह पर खर्च कर देते हैं और खून पसीने की ये कमाई शादी की चकाचौंध के बीच कब काले धन में बदल जाती है किसी को पता भी नहीं चलता। और वो एक पूरा सिस्टम बना हुआ था, वो सिस्टम के हिसाब से कैश पेमेंट्स वर ओके by law also and by societal norms also. So that's why cash payments used to be made. But now I think trend will change.
इसमें बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा, हमारी इंडस्ट्री पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा. पीपल विल बी एबल टू स्पेंड ओनली दैट मच दैट दे हैव इन बैंक. जितना बैंक में है उतना ही वो स्पेंड कर पाएंगे. तो आई थिंक उसका इफेक्ट डेफिनेटली पड़ेगा. सरकार ने 1000 और 500 के नोट बंद करके इस अशुभ प्रथा को रोकने की जरूर कोशिश की है, लेकिन यह कोशिश तभी सफल होगी जब लोग खुद नई सोच और नए नजरिए को परिणय सूत्र में बंधने देंगे. दिल्ली से यशस्विका के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया. यहां पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत में शादियों के किस कार्यक्रम पर कितना खर्च किया जाता है, यानी शादियों में जो खर्चा होता है उसका ब्रेकअप क्या होता है. एक मैट्रिमोनियल कंपनी के मुताबिक सबसे बड़ा हिस्सा यानी करीब 24% खाने पर खर्च होता है, 16% सजावट पर, 12% वेन्यू यानी शादी की जगह पर, 9% हनीमून पर, 8% खर्चा मनोरंजन यानी नाच गाने और डीजे पर खर्च होता है, जबकि 7% मेहमानों के ठहरने की व्यवस्था पर, 7% वेडिंग प्लानर पर, 5% खर्चा तोहफों पर होता है, 4% खर्चा वीडियोग्राफी पर होता है, 3% ट्रांसपोर्ट पर, 3% मेकअप और 2% इनविटेशन कार्ड्स पर खर्च किया जाता है. यह पूरा ब्रेकअप है शादी के खर्चे का. अब आप सोचिए और याद कीजिए कि इनमें से कहां-कहां आपने कैश पेमेंट की है और कहां-कहां टैक्स की रकम जोड़कर चेक से, ड्राफ्ट से या ऑनलाइन पेमेंट की है. जाहिर है जब ये सवाल आप अपने आप से पूछेंगे तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि कैसे जाने अनजाने में आप भी अर्थव्यवस्था में काले धन के बहाव को बढ़ा रहे हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में शादी के लिए बैंक अकाउंट से 2.5 लाख रुपए तक निकालने की छूट दी थी, लेकिन ये छूट कई शर्तों के साथ दी गई थी ताकि लोग इसका गलत इस्तेमाल ना करें. और हमने आज आपको बता दिया कि कई लोग इस देश में ऐसे भी हैं जिन्हें 2.5 लाख रुपए की भी जरूरत नहीं पड़ी अपनी शादी करने के लिए. हमें लगता है कि भारत में शादियों का कारोबार जब तक कैशलेस नहीं होगा तब तक ना तो दहेज प्रथा पर लगाम लगेगी और ना ही शादियों पर होने वाला गैर जरूरी खर्च कम होगा. जैसा कि हमने आपको पहले बताया, शादियों में सबसे ज्यादा खर्च खाने पीने की चीजों पर किया जाता है, लेकिन आपको जानकर अफसोस होगा कि शादियों में परोसे जाने वाले भोजन में से करीब 25% बेकार चला जाता है. यानी ये खाना किसी के पेट में नहीं जाता और किसी गरीब की भूख भी नहीं मिटा पाता. इस भोजन को फेंक दिया जाता है. बेंगलुरु की यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले बेंगलुरु में ही हर साल 309 करोड़ रुपए का 943 टन खाना शादियों में बर्बाद हो जाता है. इतने भोजन से देश के 2 करोड़ 60 लाख लोग एक वक्त के लिए भरपेट खाना खा सकते हैं. जिस देश में 20 करोड़ लोग हर साल भूखे पेट सोते हैं, वहां शादियों में खाना बर्बाद करने को एक सामाजिक बुराई कहना गलत नहीं होगा. जो लोग शादियों में मेहमानों पर रौब झाड़ने के नाम पर खाना बर्बाद होने देते हैं, उन्हें इंग्लैंड के पॉल और कैथरीन मैक्सवेल की शादी से सबक लेना चाहिए. इन दोनों ने अक्टूबर 2015 में शादी की थी, लेकिन इन्होंने अपनी शादी में मेहमानों को वो खाना खिलाया जो अक्सर बर्बाद कर दिया जाता है. पॉल और कैथरीन ने एक ऐसी संस्था से संपर्क किया जो होटल्स और कॉरपोरेट हाउसेस से बचा हुआ खाना इकट्ठा करती है और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाती है. इंग्लैंड के इस दंपति ने बचे हुए भोजन को अपने गेस्ट्स यानी अपने मेहमानों के सामने परोसा और तमाम लोगों ने इसे खुशी खुशी खा भी लिया. जबकि भारत में शादियों में बना ताज़ा खाना भी कई बार लोगों को पसंद नहीं आता और शादियों के दौरान खाने की बुराइयां करना कई लोगों का पसंदीदा टाइम पास बन जाता है. आपने भी कई बार देखा होगा, बहुत सारे लोग शादियों में जाते हैं, वहाँ खाना भी खाते हैं और खाना खाने के बाद खाने को कोसते हुए वापस आते हैं. ऐसा नहीं है कि भारत में शादी और शादियों पर होने वाले खर्च को लेकर सोच बदली नहीं है, उसके भी उदाहरण हैं. गुजरात के सूरत में 500 रुपए में शादी करने वाले ये भरत और दक्षा अकेले नहीं है. हम आपको आज 3 ऐसी और शादियों के बारे में बताएंगे जो शादी के खर्च को लेकर आपकी सोच बदल देंगी. पुणे के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आदित्य ने 16 जुलाई 2016 को इंदौर की एक लड़की से शादी की. उन्होंने अपनी शादी में 10,000 बेघर लोगों और अनाथ बच्चों को बुलाया था. आदित्य ने शादी में आए सभी मेहमानों को किताबें और दवाइयां बांटी और 1000 आवारा पशुओं को खाना खिलाया. इसी तरह 3 जुलाई 2016 को महाराष्ट्र के अभय देवारे और प्रीति कुंभारे की शादी हुई.
इन दोनों ने शादी पर जरूरत से ज्यादा रकम खर्च करने की बजाय सूखे की वजह से खुदकुशी करने वाले किसानों के 10 परिवारों को 20-20 हजार रुपए के चेक दिए। इसके अलावा इन दोनों ने अमरावती जिले में 5 लाइब्रेरीज को 52,000 किताबें दान में दी। इसी तरह इस साल जनवरी में गुजरात के एक बड़े कारोबारी जितेंद्र भाई पटेल ने अपने बेटे की शादी में 18,000 विधवाओं को बुलाया। इस दौरान 500 विधवाओं को तोहफे में गाय दी गई ताकि ये गरीब विधवाएं बेहतर ढंग से अपना जीवन यापन कर सकें। यानी इस शादी के जरिए एक तरफ तो उस सामाजिक बुराई का बहिष्कार किया गया जिसके तहत विधवा औरतों को शादी में बुलाने से परहेज किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ ये शादी उन लोगों के लिए भी मिसाल है जो शादियों पर करोड़ों रुपए बेकार में खर्च कर देते हैं, लेकिन किसी की भलाई की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। हम यहाँ पर यह नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी मर्जी से शादी ना करें, बिल्कुल करिए, या शादी पर खर्च ना करें, यह आपके ऊपर है, आपकी इच्छा पर है आप अपनी शादी पर कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं। हम सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि शादी एक शुभ अवसर होता है, बहुत पवित्र अवसर होता है, और इस शुभ अवसर पर आप बदलाव की शुभ शुरुआत कर सकते हैं। हर कोई चाहता है उसकी शादी यादगार रहे, लेकिन लोग ये समझते हैं कि शादी को सिर्फ पैसा खर्च करके ही यादगार बनाया जा सकता है, लेकिन शादी को यादगार बनाने के दूसरे तरीके भी हैं। इस मौके पर आप सामाजिक बदलाव की पहल भी कर सकते हैं।